हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल कीजिए। लास्ट क्लास में हमने रिटायरमेंट बेनिफिट स्टार्ट किया था सैलरी चैप्टर के अंदर। आज उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। तो आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर, लीव इनकैशमेंट या फिर लीव सैलरी। नाम सुना है आपने? नहीं सर। सुना होता तो आपके पास क्यों आते हम लोग। अच्छा, चलिए। क्या होता है लीव सैलरी या फिर लीव इनकैशमेंट? देखिए, हम कहीं भी जॉब करेंगे, चाहे वो छोटी से छोटी कंपनी हो या बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह लीव्स मिलती है हर साल। जैसे हमें स्कूल टाइम पे छुट्टियां मिलती थी, गर्मियों की छुट्टियां, फिर सर्दियों की छुट्टियां, उसके बाद फेस्टिवल्स हैं तो उसकी अलग छुट्टियां। बट जॉब में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे लिमिटेड छुट्टियां मिलती हैं। तो जब हम जॉब करते हैं तो बेसिकली कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे दो टाइप की लीव्स मिलती हैं। मोटा मोटी दो टाइप की लीव्स तो मिलती ही हैं। एक, इसको बोलते हैं कैजुअल लीव, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीएल। और एक को बोलते हैं अर्न लीव। अर्न लीव, ईएल। ठीक है। तो जो कैजुअल लीव है और अर्न लीव है, मोटा मोटी हर एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, छोटी से छोटी या बड़ी बड़ी, हर चीज में, हर कंपनी में मिलती है। इसके अलावा भी हो सकती हैं, ये तो होती हैं। ठीक है। तो जो हमारी कैजुअल लीव होती है वो ईयर स्टार्टिंग पे मिलता है, और हमें ड्यूरिंग द ईयर ही इसको अवेल करना होता है। अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर अवेल नहीं किया तो एट द एंड ऑफ ईयर ये एक्सपायर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 10 मिला ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ ईयर। एट द स्टार्टिंग ऑफ ईयर मुझे 10 मिला, मैंने उसमें से 8 अवेल कर ली, दो बचा। और ये दो का क्या होगा ट्रीटमेंट? ये एक्सपायर हो जाएंगी, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी अगले साल। ठीक है। तो कैजुअल लीव जो भी होती है हमें सेम ईयर में उसको यूज करनी होती है। अगर यूज नहीं कर पाए, कुछ बच गया, तो वो मेरा एक्सपायर्ड हो जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर। जैसे ईयर खत्म होता है वो एक्सपायर हो जाती हैं। ठीक है। ठीक है सर, हम इसको इन कैश नहीं करवा सकते। इन कैश नहीं करवा सकते, इन कैश का क्या मतलब, इसके बदले पैसे नहीं ले सकते। जो कैजुअल लीव होती हैं इनको हम इन कैश नहीं करवा सकते, इसके बदले पैसे नहीं ले सकते हम। वहीं पे अर्न लीव होती है हमारी, कि ये भी हर साल क्रेडिट होती है। और जो भी बच जाएगा, जो भी बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर बचेगा, जैसे मान लीजिए 10 मिला, 8 अवेल कर ली, जो दो बच गया ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल में, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो जो जो मुझे छुट्टियां हर साल मिलती जाएंगी, अगर मैं इसको अवेल कर रहा हूँ तो ठीक है, नहीं कर रहा तो ये मेरी अकुमुलेट होती जाएंगी, इकट्ठा होती जाएंगी। ठीक है। और जो अर्न लीव होती है मैं इसको इन कैश करवा सकता हूँ, इसको इन कैश करवा सकता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है, मैं इसको ड्यूरिंग द ईयर भी करवा सकता हूँ इन कैश, जब मन करे तब इन कैश करवा सकता हूँ, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन कैश करवा सकता हूँ। जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो इसकी बात हो रही है, अर्न लीव की बात हो रही है, सीएल की बात नहीं हो रही, क्योंकि इसके बदले तो कुछ पैसा मिलना नहीं है। जितनी छुट्टियां मिली है आप छुट्टियां लो, नहीं ले सकते तो जो बचा वो एक्सपायर हो जाएगा। बट अर्न लीव में ऐसा नहीं है, आपने जितनी छुट्टियां ली ठीक है, जो बैलेंस बचा वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जितना अकुमुलेटेड बैलेंस है उसको आप किसी भी साल में इन कैश करवा सकते हो, और नहीं करवाए तो जब आप रिटायर होंगे उस टाइम पे वो सारी की सारी इन कैश हो जाएंगी। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो अर्न लीव की बात हो रही है। अब पढ़ते हैं। ठीक है। कैसे ट्रीटमेंट होगा ड्यूरिंग द ईयर, अगर मैंने इन कैश करवाया तो क्या होगा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन कैश हुआ उस टाइम पे क्या होगा, तो वही सब डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। ठीक है सर। एम्प्लॉयज आर अलाउड टू टेक लीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस। जैसे कि अभी बताया मैंने कि कोई सी भी कंपनी में जॉब करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेंगे, हर जगह छुट्टियां मिलेंगी ही मिलेंगी। एम्प्लॉय में अवेल सच लीव, और इन केस द लीव इज नॉट अवेल्ड, वो लीव को अवेल कर सकते हैं। अगर नहीं किया अवेल, नॉट अवेल, देन द लीव में बी आइदर लैप्स, जैसे कि कैजुअल लीव ये लैप्स हो जाती है।
और बी एक्यूमुलेटेड फॉर अ फ्यूचर, जैसे कि ईएल अगर आपने यूज़ नहीं करी तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अकोमुलेटेड फॉर फ्यूचर और अलाउड टू बी इनकैश्ड एवरी ईयर, आप हर साल भी इनकैश करवा सकते हो और एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन रिटायरमेंट भी उसको इनकैश करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। द पेमेंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव वुड बी फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ सैलरी, पता है छुट्टियों के बदले हम पैसा लेंगे तो ये हमारी सैलरी का पार्ट बन जाएगा, ये हमारी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। मान लीजिए मेरी सैलरी 30,000 रुपये महीना है, ठीक है। मेरे पास 50 ईएल बची हुई हैं, मैंने 10 इन कैश कर ली, इसमें से 10 दिन की क्या बोलते हैं ईएल यूटिलाइज, तो कितना पैसा मिलेगा मुझे सर? पहले सबसे पहले एक दिन का निकालेंगे, 30,000 एक पूरे, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 1,000 रुपये, पर डे की सैलरी कितनी निकल के आई? 1,000 रुपये, तो 10 दिन की कितनी हो गई सर? 10,000 रुपये, तो ये 10,000 मेरी टैक्सेबल हो जाएगी। अब कितनी टैक्सेबल होगी, कितना एग्जाम्प्ट होगा, वही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। ठीक है सर, चलिए। लीव सैलरी रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल वेदर ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर मुझे लीव सैलरी, लीव इनकैशमेंट में करा रहा हूँ ड्यूरिंग द सर्विस, अभी मैं जॉब में ही हूँ और मैंने लीव इनकैशमेंट करवा ली, अपनी छुट्टियों के बदले पैसा ले लिया, तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों के केसेस में फुल्ली टैक्सेबल होगा अगर मैंने ड्यूरिंग द सर्विस उसको अवेल किया है। ड्यूरिंग द सर्विस मैंने उसको इन कैश कराया उन छुट्टियों को, ठीक है। तो अगर सर्विस के दौरान है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हमें मतलब नहीं है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या होगा, वेदर सुपरएनुएशन और अदरवाइज, चाहे वो रिजाइन करता है या डेथ जो भी है, तो उस टाइम पे क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लीव इनकैशमेंट में अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपका फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लीव इनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट विल बी फुल्ली एग्जाम्प्ट। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लीव इनकैशमेंट उसके केस में नील हो जाएगा, फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्सेबल अमाउंट नहीं निकलेगा। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में लीस्ट ऑफ फॉलोइंग वुड बी एग्जाम्प्ट, क्या? 25 लाख लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव, जितना लीव सैलरी एक्चुअली में मिला, ठीक है। और थर्ड है कैश इक्विवेलेंट टू अ लीव स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय, ये क्या है सर? कितने महीने की छुट्टियां बची हैं उसके पास, कितने महीनों की छुट्टियां बची हैं एज पर इनकम टैक्स, ठीक है। मान लीजिए 90 छुट्टियां बची हैं, तो कह सकते हैं 3 महीने की छुट्टियां बची हैं, ठीक है। तो 3 महीने इंटू मंथली सैलरी निकाल लेंगे, हाँ सर। तो अब निकालेंगे कैसे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो कैश इक्विवेलेंट ऑफ अ लीव स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय, जितनी उसकी छुट्टियां बची हुई हैं एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स जितनी छुट्टियां बची हुई हैं, जितनी छुट्टियां बची हुई हैं उसका जितना पैसा बनता है वो। और फोर्थ है 10 मंथ सैलरी, और फोर्थ है आपका 10 महीने की सैलरी, जो कि हम निकालेंगे बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ सैलरी प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट। जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, मान लीजिए 1/12 या 1 जनवरी को रिटायर हो रहा है, मान लीजिए समझने के लिए 1 जनवरी 2024 को रिटायर हो रहा है कोई एम्प्लॉय, तो जिस दिन रिटायर हो रहा है उसको छोड़ के उससे पिछले 10 महीने कैलकुलेट करेंगे,
10 महीने की सैलरी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 10 महीने की एवरेज सैलरी निकालेंगे, फिर उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 महीनों की एवरेज सैलरी निकालेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 महीने की सैलरी निकल जाएगी। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जिस दिन रिटायर हो रहा है उससे प्रीवियस डे से लेना है हमें 10 महीने। मान लीजिए कोई एम्प्लॉई अगर 1 तारीख को रिटायर हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। कोई एम्प्लॉई मान लीजिए 16 जनवरी 2024 को रिटायर होता है, फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर जनवरी का 15 दिन लेंगे, फिर दिसंबर का 1 महीना, फिर ऐसे करते करते जो लास्ट वाला मंथ आएगा उसमें लास्ट के 15 दिन लेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे एवरेज सैलरी। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। तो इन चारों में से जो भी कम होगा वो हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। पहला क्या है? 25 लाख रुपए। दूसरा, जितना एक्चुअल में मुझे लीव इनकैशमेंट मिला। थर्ड, जो इतना मेरा छुट्टियां बची हुई हैं एज पर इनकम टैक्स उसके इक्विवेलेंट सैलरी। और 10 मंथ सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ सैलरी, बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जिस दिन रिटायरमेंट है उसके पिछले, उस दिन को छोड़ के उसके पिछले 10 महीनों की एवरेज सैलरी को निकाल के फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन चारों में जो भी हमारा लीस्ट होगा, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। अब यहाँ पे कुछ नोट्स दे रखे हैं, क्या है सर? Where leave salary is received from 2 or more employer in a same previous year, then the aggregate amount of leave salary exempt from a tax can't exceed 25 लाख। ड्यूरिंग द ईयर अगर मुझे एक या उससे ज़्यादा, सॉरी, दो से ज़्यादा एम्प्लॉयर से लीव सैलरी मिलती है तो जो लिमिट है, स्टैट्यूटरी लिमिट 25 लाख, वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा एग्जाम्पशन, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, मान लीजिए पहले एम्प्लॉयर से मुझे मिल रहा है 8 लाख, दूसरे से 12 लाख, 3 एम्प्लॉयर हैं, तीसरे से मुझे मिल रहा है 6 लाख, टोटल हो गया 26 लाख। तो इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 25 पे, 25 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है सर। Where the leave salary is received in any earlier previous year from a former employer and again received from another employer in a later previous year, the limit of 25 lakh will be reduced by the amount of leave salary exempt earlier। अगर मुझे पहले भी कभी लीव सैलरी मिली थी तो उस टाइम पे जितना भी एग्जेम्पशन मिला था मुझे, वो 25 लाख से रिड्यूस होगा अगर मुझे किसी और एम्प्लॉयर से करंट ईयर में लीव सैलरी मिल रही है तो। ठीक है, ठीक है सर। सैलरी का क्या मतलब है यहाँ पे? सर सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इफ प्रोवाइडेड इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब डीए के साथ अगर कंडीशन लगी हुई है तो, अगर डीए के साथ कंडीशन नहीं लगी हुई है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे लगी हुई है, हाँ सर, तो जितने परसेंट के साथ कंडीशन लगी होगी उतना कंसिडर करके चलेंगे। एंड कमीशन विच इज एक्सपेक्टेड एज अ फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, और कमीशन को भी ऐड करेंगे, सैलरी का पार्ट लेंगे अगर वो फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर है। अगर फिक्स परसेंटेज नहीं है, एब्सोल्यूट फिगर दे रखी है हमें, मान लीजिए 10 लाख कमीशन है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर है तभी कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। एवरेज सैलरी विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 months immediately preceding the date of his retirement, whether or सुपरओनेशन और अदरवाइज। जिस दिन रिटायरमेंट है उसके एक दिन पीछे से 10 महीने कैलकुलेट करेंगे। उससे एक महीने कब से कैलकुलेट करेंगे? जिस दिन रिटायरमेंट है उसके पिछले, उस दिन को छोड़ के उसके पिछले 10 महीनों में जितनी एवरेज सैलरी वैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। मान लीजिए कोई एम्प्लॉई 16 तारीख को रिटायर हुआ, 16 जनवरी को, तो हम जनवरी के 15 दिन लेंगे, फिर दिसंबर के पूरा 1 महीना लेंगे, नवंबर का पूरा 1 महीना लेंगे, और जो लास्ट में जो आ रहा होगा,
जो लास्ट मंथ आ रहा हो उसमें 15 दिन लेंगे, फिर उसका 10 महीने का एवरेज सैलरी निकालेंगे, फिर ठीक है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ठीक है, ठीक है सर। एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 1010A would be available to assessee irrespective of regime under which he pays tax। जो लीव इनकैशमेंट की एग्जाम्शन है वो आपका ऑप्शनल और डिफॉल्ट दोनों ही टैक्स रिजीम में अवेलेबल है, दोनों ही टैक्स रिजीम में अवेलेबल है, फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केसेस में हमें एग्जाम्शन मिलेगी। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा सर, हाँ क्या है सर क्वेश्चन? हाँ जी, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन पहला बोलता है, पहले केस पढ़ लेते क्या है। मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन 1 दिसंबर 2023, 1 दिसंबर 2023 को 20 साल काम करने के बाद उनको 5 लाख की लीव सैलरी मिली। अदर डिटेल ऑफ हिज सैलरी इनकम आर एज फॉलो। बेसिक सैलरी थी उनकी 5,000 पर मंथ, 1,000 रुपये बढ़े थे 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2023 से उनके 1,000 रुपये बढ़ गए थे। ठीक है, डियरनेस अलाउंस 3,000 था पर मंथ, जिसमें से 60% के साथ कंडीशन लगी हुई है, तो सिर्फ 60% ऑफ डीए को कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ लीव इनकैशमेंट कैलकुलेशन एग्जाम्पशन। ठीक है, ठीक है सर। फिर कमीशन दे रखा है 500 रुपये पर मंथ, क्या ये फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर है? नहीं सर, एब्सोल्यूट फिगर में दे रखा है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। लीव अवेल ड्यूरिंग द सर्विस, पूरे टेन्यूर में 20 साल के टेन्यूर में उसने 480 छुट्टियां ली। अच्छा, हाँ। ही वॉज इंटाइटल टू 30 days लीव एवरी ईयर, ही वॉज इंटाइटल टू 30 days लीव एवरी ईयर। वो 30 दिन, मतलब 1 साल काम करने पे उसको हर साल 30 दिन छुट्टियां मिलती थी, 30 छुट्टियां उसके अकाउंट में हर साल क्रेडिट होती थी, जिसमें से उसने 480 ले ली है, 480 ले ली है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो 30 दिन है, क्या इनकम टैक्स में भी ये 30 दिन है? इनकम टैक्स में भी 30 दिन है, हाँ सर, इनकम टैक्स भी आपका 30 दिन ही लेके चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका कि इनकम टैक्स आपको 30 दिन बताता है कि मैक्सिमम 30 दिन एज पर इनकम टैक्स छुट्टियां मिल सकती हैं। मान लीजिए कोई एम्प्लॉई 40 डेज कर रहा है, तो हमें इसका कंसिडर नहीं करना है, हमें इनकम टैक्स के हिसाब से क्रेडिट निकालना है कि कितना क्रेडिट होता है इसका, 30 दिन के हिसाब से निकालेंगे हम। वो आएगा नेक्स्ट को, जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमें। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉयर भी 30 दिन दे रहा है और एज पर इनकम टैक्स भी 3 दिन 30 दिन का ही क्रेडिट अलाउड है, तो यहाँ पे कोई खास दिक्कत है नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। चलिए, तो पहला है कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होता है सर? फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, ही इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। दूसरा, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा? लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जाम्प्ट। इन तीनों में से जो भी कम होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। पहला क्या है सर? 25 लाख। दूसरा क्या है? एक्चुअल रिसीव्ड, लीव सैलरी रिसीव्ड, कितनी रिसीव हुई है? 5 लाख रुपए।
फिर 10 months सैलरी, और फोर्थ है कैश इक्विवेलेंट लीव सैलरी। तो हमें सी और डी पॉइंट कैलकुलेट करना है, सी और डी पॉइंट कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहले हम एवरेज सैलरी निकालते हैं। एवरेज सैलरी निकालते हैं, पीरियड देख लेते हैं कब रिटायर हुए हैं ये साहब। सर 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, तो नवंबर से कैलकुलेट करना है अपने को, है ना। हाँ, नवंबर से, तो नवंबर से उल्टा जाइए, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी। ठीक है, फरवरी से लेके नवंबर तक आएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, तो फरवरी 23 से लेके नवंबर 23 तक की 10 महीने की एवरेज सैलरी लेनी है अपने को। कोई इशू नहीं सर। यहाँ पे एक जगह सर चेंज आ रहा है, 1 अप्रैल को इसकी जो बेसिक है वो बढ़ गई है, 5,000 हो गई है। ड्यूरिंग दैट पीरियड 5,000 पर मंथ बेसिक थी, यहाँ पे थी 4,000। कितने महीने के लिए सर, यहाँ पे 2 महीने हैं और यहाँ पे 8 महीने हैं। डीएनएस अलाउंस में भी कोई चेंज है नहीं सर, डीएनएस अलाउंस में कोई चेंज नहीं है, कमीशन तो कंसिडर करना ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, 5,000 इंटू 8, अप्रैल से नवंबर कैलकुलेट कीजिए, 8 महीने हो गए, हाँ सर। और फरवरी मार्च 2 महीने, 4,000 इंटू 2, प्लस कमीशन है क्या कुछ, नहीं सर कमीशन नहीं है सर, ये है सर डीएनएस अलाउंस है। ठीक है, डीएनएस अलाउंस निकालते हैं, 3,000 इंटू 60% इंटू 10 डिवाइड बाई 10। सॉल्व कीजिए, कितना आता है, सॉल्व कीजिए साहब। सर 5 इंटू 8 हो गया 40,000, 4,000 इंटू 2 हो गया 8,000, और ये हो गया 3,000 का 60% इंटू 10, 18,000। टोटल हो गया सर 66,000। 66,000 10 महीने की सैलरी, इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, 10 महीने की एवरेज सैलरी निकल के कितनी आई, 6600। ठीक है, 6600 आई। तो 66 इंटू 10 कीजिए, कितना आता है सर, 66,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अपने को निकालना है कितनी उसके बाद छुट्टियां बची हैं, कितने महीने की छुट्टियां बची हुई हैं, कितने महीने की छुट्टियां बची हुई हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, एज पर इनकम टैक्स कितना बनता है, एज पर इनकम टैक्स कितनी छुट्टियां क्रेडिट होनी चाहिए उसको। सर इनकम टैक्स में 30 दिन बोला हुआ है, 30 दिन बोला हुआ है सर, हर साल का। ठीक है, तो 30 इंटू कितने साल का सर्विस इन्होंने रेंडर करी है सर, 20 साल। कितना हो गया, 600। 600 में से 480 इन्होंने अवेल कर ली है, 480 अवेल कर ली है, तो कितनी बची सर, 120। सर 120। ठीक है, 120 कितने महीने हो गई है सर, डिवाइड कर देंगे 30 से, सर 4 महीने हो गई है। तो 4 इंटू 6600 कितना हो गया सर, 26,400। अब इनमें से लिस्ट कौन सा है सर, ये वाला लिस्ट है, इसको एग्जाम कर देंगे, इसको हम एग्जाम कर देंगे। टैक्सेबल कितना हो जाएगा सर, 25 लाख में से इतना चला जाएगा, बाकी जो बच गया हमारा, सॉरी कितना मिल रहा है, 5 लाख मिल रहा है।
5 लाख में से 26,400, 473600 इतना रिसीव हुआ, उसमें से इतना एग्जाम्प्ट हो गया। लीस्ट कौन सा, ये वाला है, तो ये एग्जाम्प्ट हो गया, बाकी जो बचा इतना टैक्सेबल हो गया हमारा। चलिए आंसर देखते हैं, आंसर इतना ही है। हाँ सर, इतना ही है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे। जो 8 क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है आपका, सेम, बस इसमें लीव हमें कैलकुलेट करनी है। सेम है आपका क्वेश्चन, बस हमें इसमें मैंने लीव चेंज कर दिया है। मिस्टर ए रिटायर्ड ऑन 1 December 23rd आफ्टर 20 years of service and received leave salary of 5 lakh. Other detail of his salary are same। यहाँ पे मैंने कर दिया लीव अनअवेल्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 420। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसके पास लीव कितनी बची है, 420। ही वॉज एंटाइटल्ड टू 45 days लीव एवरी ईयर। वो इंटाइटल्ड था 45 दिन हर साल लीव के लिए। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी, सेम आएगा। कैसे आएगा सेम सर? देखिए हर साल उसको कितनी, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन घुमा दिया है थोड़ा सा, ध्यान से देखिए। लीव बची है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 420, बट क्या ये एज पर इनकम टैक्स है? क्योंकि उसको मिल रही थी 45 दिन की छुट्टियां हर साल, तो क्या जो बची हुई होंगी लीव्स ये क्या एज पर इनकम टैक्स होंगी? नहीं सर, इनकम टैक्स नहीं होंगी। तो इनकम टैक्स के हिसाब से निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? इनकम टैक्स के लिए क्या चाहिए? इनकम टैक्स बोलता है 30 दिन ही मिलेगा, 20 साल की छुट्टी है और 20 साल काम किया है, तो 30 दिन के हिसाब से 600 दिन बनते हैं। उसमें से हमें लेस करना है जितना उसने अवेल कर लिया है छुट्टियाँ। तो अवेल्ड है यहाँ पे कहीं? नहीं सर, अवेल्ड तो नहीं दे रखा, तो हमें अवेल्ड कैलकुलेट करना है, तभी हमारा निकलेगा अनअवेल्ड एज पर इनकम टैक्स। ठीक है, अवेल्ड निकालना है हमें। तो चलिए पहले कंपनी के हिसाब से निकालते हैं। उसकी लीव इंटाइटलमेंट कितनी थी सर? 45 इंटू 20 कितनी हो गई सर? 900। उसमें से उसकी बची हुई कितनी है? क्रेडिट लीव्स कितनी है, मतलब अनअवेल्ड लीव कितनी है? अनअवेल्ड लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। अनअवेल्ड लीव कितनी है सर? 420 माइनस कीजिए 480। कहने का मतलब टोटल लीव निकाली हमने, कितनी मिली उसको ड्यूरिंग द सर्विस, उसको कितनी मिली होगी? 900 मिली होगी। उसमें से 420 बची हुई हैं, तो उसने अवेल कितना किया होगा ड्यूरिंग द 20 ईयर्स ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम? उसने कितनी छुट्टियां अवेल करी होंगी सर? 480। टोटल इतनी लीव थी उसके पास एज पर जो उसकी कंपनी के रूल थे, उसमें से इतना बचा हुआ है, तो बाकी जो बचा हुआ है वो हमारा उसने अवेल करी होगी। तो 480 हमारी अवेल लीव निकल के आ गई। तो ये 480 यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे 120 आ जाएगा। तो सेम उसके बाद फर्दर जैसे हमने सेवन्थ क्वेश्चन में किया, सेम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। बाकी यहाँ पे पॉइंट क्या है कि इस टाइप का अगर आया जहाँ पे अनअवेल्ड दे रखा है, अवेल्ड दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अवेल्ड दे रखा है लीव, तो हम उसमें सबसे पहले अवेल्ड निकालेंगे कि अवेल्ड कितना किया उसने। ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए हमें अवेल्ड चाहिए, अवेल्ड दे नहीं रखा, तो हम कंपनी के हिसाब से निकालेंगे कि कितना टोटल बनता है, उसमें से अनअवेल्ड लीव माइनस कर देंगे, जो बचा वो अवेल्ड हो जाएगा, उसी को माइनस करके अनअवेल्ड एज पर इनकम टैक्स निकाल लेंगे और फिर बाकी फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा लीव इनकैशमेंट कि लीव इनकैशमेंट अगर मिल रहा है एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, देन उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसकी एग्जाम्पशन कैसे निकालेंगे। अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिला है तो सर फुल्ली टैक्सेबल, जब रिटायर होगा एम्प्लॉय उस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जाम, और प्राइवेट एम्प्लॉय है तो जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके चलेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स में
मैक्सिमम 30 डेज एक साल में मिलता है। अगर पार्ट ऑफ द ईयर है तो सर इग्नोर कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे इसने 20 साल काम किया है, 20 साल 8 महीने काम किए होते तो 8 महीने को इग्नोर कर देते, सिर्फ 20 साल को कंसिडर करते। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉलेंट्री रिटायरमेंट रिसिप्ट। ये क्या होता है सर? सेक्शन 1010C। ये क्या होता है सर? आपने अभी न्यूज़ में कुछ साल पहले सुना होगा, बीपीसी में बीपीसी प्राइवेटाइज हो रही है, कुछ ऐसा न्यूज़ सुना होगा। हाँ सर, सुना है। नहीं सुना होगा तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। तो उस टाइम पे जो बीपीसीएल है उसने वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम निकाली थी। इसमें होता क्या है बेसिकली, एक्चुअल रिटायरमेंट जब है उससे पहले अगर कोई रिटायर होना चाहे तो वो इस स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट लेके आती रहती है, कंपनियों के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पीएसयू लेके आते रहते हैं। जिनको वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है वो ले सकता है। एक्चुअल रिटायरमेंट से पहले अगर कोई वॉलंटरी रिटायर होना चाहता है तो वो ले सकता है। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट जब कोई इंसान लेता है तो उसके बदले में उसको एक पैसा मिलता है, क्योंकि उसकी सर्विसेज बची हुई है। तो उसके बदले में एक लमसम अमाउंट मिलता है। तो उस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, उस पे कितनी एग्जाम्शन है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे इस सेक्शन के अंदर से। उसमें जो भी एग्जाम्शन मिलेगी हमें मिलेगी 1010C के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें बोलता क्या है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे ये एप्लीकेबल है, और ये जो भी वॉलंटरी रिटायरमेंट है ये स्कीम के अंदर होना चाहिए। ये किसके अंदर होना चाहिए? स्कीम के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो क्या है लमसम पेमेंट? लमसम पेमेंट और अदरवाइज रिसीव्ड बाय ए एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। ये लमसम भी हो सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकता है वॉलंटरी रिटायरमेंट का पैसा। तो क्या ट्रीटमेंट होगा? इट विल बी एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1010C। 1010C के अंदर एग्जाम्ट होगा। कितना एग्जाम्ट होगा? सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। इसमें कंडीशन दे रखी है। अच्छा सर, हाँ। तो पहले देखेंगे कंडीशंस क्या क्या है, फिर देखेंगे कितना एग्जाम्ट होएगा। ठीक है, चलिए। एलिजिबल अंडरटेकिंग्स। एलिजिबल अंडरटेकिंग का क्या मतलब है? सर, कौन कौन एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसके एम्प्लॉय इस सेक्शन के अंदर एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, एम्प्लॉयज ऑफ फॉलोइंग अंडरटेकिंग आर एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन अंडर दिस क्लॉज। पहला है पब्लिक सेक्टर कंपनी, जो पीएसयूज हैं, जैसे इंडियन ऑयल है, बीपीसी है, एचपीसी है। ये क्या है? पीएसयूज हैं, तो ये फ़ायदा उठा सकते हैं। एनी अदर कंपनी जैसे रिलायंस हो गई। एनी अथॉरिटी स्टेबलाइज अंडर अ सेंट्रल स्टेट और प्रोविंस एक्ट। कोई अथॉरिटी जो कि किसी एक्ट के अंदर बनी हो, वो लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोई भी गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई कर दे ऑफिशियल गजट में। वो सब मोटा मोटी देखेंगे तो मोटा मोटी काफ़ी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कवर हो गई इसके अंदर। तो जो जो दे रखी हैं वो सारी एलिजिबल अंडरटेकिंग है। अगर इसका एम्प्लॉय है तो वो क्लेम कर सकता है। उसके बाद आता है द प्रिस्क्राइब गाइडलाइन फॉर पर्पज ऑफ सेक्शन 1010C हैज़ बीन लेड डाउन इन अ रूल 2BA। रूल 2BA है, उसके अंदर कंडीशन दे रखी है कि वॉलंटरी स्कीम की जो कंडीशन है क्या होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहला है, देखिए, इट अप्लाइज टू ए एम्प्लॉय हु हैज़ कंप्लीटेड 10 ईयर ऑफ सर्विस और कंप्लीटेड 40 ईयर्स ऑफ एज। ये इफ नहीं है, ऑफ है, इसको ऑफ कर लीजिए। इट अप्लाइज टू ए एम्प्लॉय हु हैज़ कंप्लीटेड 10 ईयर ऑफ सर्विस और कंप्लीटेड 40 ईयर्स ऑफ एज। कहने का मतलब कोई एम्प्लॉय है जिसने ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं, 10 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है, या फिर 40 साल कंप्लीट कर लिए हैं, 40 साल का हो गया है, खुद 40 साल का हो गया है, या फिर कंपनी में 10 साल का जॉब किया है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करेगा तो एलिजिबल हो जाएगा वो एम्प्लॉय। ठीक है, बट ये क्लॉज पीएसयू एम्प्लॉयज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। पीएसयू एम्प्लॉयज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। दूसरी कंडीशन, इट अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनीज।
जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है वो सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है, लेकिन डायरेक्टर्स को छोड़ के, लेकिन डायरेक्टर्स के ऊपर ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होता है। इट्स रिजल्ट इन ओवरऑल रिडक्शन इन एक्सिस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय। वॉलंटरी रिटायरमेंट की वजह से एक्चुअल में जो स्ट्रेंथ है वो घटनी चाहिए। मतलब पहले 100 एम्प्लॉय थे तो वो 100 से कम होनी चाहिए, स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। द वैकेंसी शुड नॉट बी फिल्ड अप अगेन। जो वैकेंसी है वो दोबारा से नहीं भरी जानी चाहिए। भाई जब हमको स्ट्रेंथ ही कम करनी है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लेके कोई क्यों आता है, उसको स्ट्रेंथ कम करनी है। जब आपको स्ट्रेंथ कम करनी है तो उस वैकेंसी को दोबारा क्यों भर रहे हो? तो वैकेंसी दोबारा से फिलअप नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है सर। रिटायरिंग एम्प्लॉय शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन अ सिस्टर कंसर्न ऑफ अ कंपनी। सिस्टर कंसर्न क्या होती है? सिस्टर कंसर्न का मतलब है कि वो कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनी जिसमें सेम मैनेजमेंट सब में है। ठीक है, मतलब जो जिसको सारी कंपनीज को जो मैनेज कर रहा है, सेंट्रली मैनेज कर रहा है, जैसे सब्सिडरी होल्डिंग हो गई, ये सब एक टाइप की सिस्टर कंसर्न है। तो एम्प्लॉय को यहाँ से रिटायर कर दिया और अपनी दूसरी कंपनी में उसको रख लिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है ऑर्गेनाइजेशन तो फिर एक स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अच्छा सर, हाँ। तो अगर स्कीम की कंडीशन फुलफिल होती है और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लागू हो जाती है, एलिजिबल है, तो फिर अगर एम्प्लॉय उसके अंदर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो उसमें कितना एग्जाम्शन मिल जाएगा? यहाँ पे भी वही है सर, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम। जो इनमें से सबसे कम होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्या क्या है? पहला है कंपेंसेशन एक्चुअली रिसीव्ड, एक्चुअल में कितना कंपनसेशन मिला। दूसरा 5 लाख, दूसरा 5 लाख। थर्ड 3 मंथ सैलरी, लास्ट ऑन सैलरी, जो लास्ट महीने या जो भी लास्ट सैलरी मिली उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, अगर कोई पार्ट ऑफ द सर्विस है तो उसको इग्नोर कर देंगे। पार्ट ऑफ सर्विस, पार्ट ऑफ ईयर क्या करेंगे? पार्ट ऑफ ईयर इग्नोर कर देंगे। ठीक है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। फिर फोर्थ, लास्ट ऑन सैलरी इनटू रिमेनिंग मंथ ऑफ अ सर्विस लेफ्ट, और कितने मंथ बचे हैं उसकी सर्विस को, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, उसको निकाल लेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इनमें से जो भी सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इन चारों में जो भी सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ। कंपेंसेशन एक्चुअली रिसीव्ड 5 लाख, फिर 3 मंथ सैलरी लास्ट ऑन इनटू कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर, और फोर्थ लास्ट ऑन सैलरी इनटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट। ठीक है, जितनी सर्विस उसकी बची है इनटू उस टाइम पे लास्ट जॉन सैलरी जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इन चारों में जो भी सबसे कम होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए अब नोट्स देख लेते क्या है। Where exemption for voluntary retirement compensation under section 1010C has been allowed in any year, then no exemption there under shall be allowed in any other assessment year। कहने का मतलब जैसे बाकियों में तो हमें मिल जा रही थी, यहाँ पे क्या है कि एक बार हमें वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर एग्जाम्शन मिल गई तो दोबारा किसी असेसमेंट ईयर में इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, दोबारा किसी ईयर में इसकी एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है सर। सैलरी का क्या मतलब है? सैलरी का क्या मतलब है? सैलरी का मतलब है सर बेसिक सैलरी प्लस डीए, प्लस डीए इफ प्रोवाइडेड इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रिटायरिंग बेनिफिट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। डीए के साथ कंडीशन अटैच्ड है
तभी हम उसको कंसिडर करेंगे। अगर डीए के साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि पहले भी मैंने बताया आपको, डीए के साथ चेक करना है कि इफ़ लगा है या कोई कंडीशन लगी है, जितना परसेंट कंडीशन लगी है जितने के साथ, उतना ही परसेंटेज हम डीए का कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। एंड कमीशन विच इज एक्सप्रेस एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, और कमीशन जो कि फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर है, अगर एब्सोल्यूट फॉर्म में दे रखी है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है सर। एग्जाम्पशन वुड बी अवेलेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजिम अंडर विच ही पे टैक्स। इसमें भी आपका सेम है, एग्जाम्पशन दोनों ही टैक्स रिजीम में अवेलेबल है, चाहे वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो या फिर ऑप्शनल टैक्स रिजीम है। ठीक है, दोनों ही केसेस में हमें इसकी एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ओके, ओके सर। चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। मिस्टर दत्ता रिसीव वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन ऑफ 7 लाख आफ्टर 30 years 4 months of service. He still has a 6 year of service left. ठीक है सर। At the time of voluntary retirement, he was drawing basic salary of 20,000 per month, DNS allowance which form part of salary 5,000 per month. Compute his taxable voluntary retirement compensation exemption. Sorry, taxable voluntary retirement compensation निकालना है हमें। चलिए निकालते हैं। 9 solution। Calculation of taxable amount। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे VRS रिसीव्ड। VRS क्या हो गया? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। VRS रिसीव्ड कितनी है? 7 लाख रुपए। हमें टैक्सेबल निकालनी है, तो इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? एग्जेम्प्ट। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 1010C। ठीक है, ठीक है सर। तो जो बाकी बचेगा वो क्या निकल के आ जाएगा हमारा? टैक्सेबल BRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे डाल देंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट 1, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग will be exempt। List of following will be exempt। पहला है, थोड़ा और इधर कर लेते हैं। पहला क्या था? VRS रिसीव्ड। कितना में रिसीव हुआ? मैं 7 लाख रुपए। सेकंड क्या है? सेकंड सर स्टूडेंट लिमिट है कितने की? सर 5 लाख। अच्छा, हाँ सर। फिर थर्ड, थर्ड क्या है सर? 3 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, उसके बाद डी क्या है? उसके बाद डी क्या है? लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू सर्विस लेफ्ट इंटू इन मंथ्स। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। पहले सी पॉइंट
क्लियर करते हैं। पहले एवरेज सैलरी निकालते हैं, सैलरी कितनी बनती है ना। सैलरी का क्या मतलब है यहाँ पे सर? सैलरी का मतलब है सर बेसिक सैलरी प्लस DA इफ प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। ठीक है, ठीक है सर। अब देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोलता है? 7 लाख मिला है, ये इतना टाइम है। 20,000 और 5,000 लास्ट डाउन सैलरी है, ठीक है, मतलब 25,000 हो गई है ना। और 30 साल कंप्लीटेड ईयर है, तो सैलरी कितनी हो गई? 20,000 ये है और 5,000 ये है, ये कुछ नहीं है, टोटल हो गई 25,000। ठीक है, ठीक है सर। तो मल्टीप्लाई कर दें इसको, 3 × 25,000 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कितना साल कंप्लीट किए हैं भाई ने? सर 30 साल, 30 साल, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए कितना आता है सर। 3 × 25 इंटू 30 साल। सर ये तो आ गया 22,50,000। अच्छा, हाँ। अब यहाँ पे करते हैं। 25,000 इंटू सर्विस लेफ्ट इन मंथ। 6 साल बचे हुए हैं अभी उनके। 6 साल इंटू 1 साल में कितने महीने होते हैं सर? 12 महीने होते हैं। तो 25 × 6 × 12। सर 18 लाख। अच्छा, 18 लाख। इसमें लीस्ट कौन सा है सर? सर लीस्ट है 5 लाख। 5 लाख, तो 5 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा, है ना। जो लीस्ट होगा इनमें सबसे, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो लिस्ट कौन सा है सर? 5 लाख है, तो यहाँ पे 5 लाख लिख देंगे। 7 में से 5 गया, 7 लाख मिला टोटल, उसमें से 5 लाख से एग्जाम्प्ट है। टैक्सेबल कितना हो गया सर? 2 लाख। ठीक है, ठीक है सर। दो लाख, ठीक है, ये रहा आंसर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा डिटैचमेंट कंपनसेशन, जिसकी एग्जाम्पशन मिलती है सेक्शन 1010B। ये उतना हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, बट सिलेबस में है तो पढ़ के चलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। रिटैचमेंट कंपनसेशन होता क्या है? कई बार क्या होता है, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, इंडस्ट्रीज अपना जो उसका बिजनेस सही से चल नहीं पाता है, तो फुल कैपेसिटी पे ना चल के अपनी कैपेसिटी से कम पे काम करती है। मान लीजिए पहले 100% कैपेसिटी पे वैसे तो कोई करता नहीं है, मान लीजिए 90% कैपेसिटी पे कोई काम कर रहा था, कोई इंडस्ट्री काम कर रही थी। अब ड्यू टू एनी रीज़न वो 50% पे आ गई, 50% कैपेसिटी पे अब काम कर रही है, तो प्रोडक्ट कम बनाएगी, है ना। हाँ सर। तो पहले 90% पे जितने लेबर थे, क्या 50% पे भी उतने ही लेबर चाहिए होंगे उसको? नहीं सर, लेबर तो कम चाहिए होंगे। तो बाकी जो 40% कैपेसिटी वाले लेबर हैं उनका क्या होगा सर? उनको निकाल देगी कंपनी। तो कंपनी उनको क्या करेगी? निकालेगी, बट उनके बदले में उसको रिटैचमेंट कंपनसेशन देना पड़ेगा। रिटैचमेंट कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत अमाउंट कैलकुलेट होता है, कितना होता है, और इसकी एग्जाम्पशन मिलती है सेक्शन 1010B के अंदर। एग्जाम्पशन है, इसमें भी वही फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला क्या है एक बार देखते हैं। लिस्ट ऑफ फॉलोइंग वुड बी एग्जाम 15 डिवाइड बाई 26 इंटू एवरेज पे इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। एवरेज पे क्या है अभी देखते हैं हम लोग। अमाउंट रिसीव्ड और 5 लाख, इनमें से जो भी कम होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। द अबव लिमिट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू केसेस वेयर द कंपनसेशन इज पेड। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम अप्रूव कर रखी है, उसके अंतर्गत
पैसा मिल रहा है, तो उस पे ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। एवरेज पे, एवरेज पे का क्या मतलब है? एवरेज ऑफ वेजेस पेबल टू अ वर्कमैन। अगर मंथली मंथली सैलरी पे काम कर रहा है वर्कमैन तो 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ लेंगे। अगर वीकली पेड वर्कर है, मतलब वीकली पेड वर्कर मतलब उसको वीकली पैसा मिलता है। मंथली का मतलब मंथली मंथली पेमेंट मिलता है। वीकली पेड मतलब हर वीक पे पैसा मिलता है उसको, तो उस केस में हम लेंगे 4 कैलेंडर वीक्स, 4 कैलेंडर वीक लेंगे। और इन केस ऑफ डेली पेड वर्कमैन है तो उसके केस में 12 दिन लेंगे, वर्किंग डे लेंगे। ठीक है। ठीक है सर। सैलरी का क्या मतलब है? यहाँ पे सैलरी का मतलब सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या इंक्लूड होगा। ठीक है। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होगा वो देख लेते हैं हम। एनी बोनस, अगर कोई बोनस मिला उसको वर्कर को, वो इंक्लूड नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, वो इंक्लूड नहीं होगा। एनी ग्रेचुटी पेमेंट ऑन अ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, अगर कोई ग्रेचुटी पेमेंट हो रही है तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा आपका। ठीक है। ठीक है सर। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1010B वुड बी अवेलेबल irrespective ऑफ टैक्स regime इन विच ही pays टैक्स। मतलब इसकी भी एग्जाम्पशन चाहे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो या ऑप्शनल टैक्स रिजीम है, दोनों ही केसेस में इसकी एग्जाम्पशन मिल जाएगी हमें। ठीक है। ओके सर। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स रिसीव रिटेचमेंट कंपनसेशन ऑफ 10 लाख आफ्टर 30 ईयर 4 months of a service. At the time of retachment, he was drawing basic salary of 20,000 per month and DNS allowance of 5,000 per month. Compute his taxable retachment compensation. चलिए, लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल कौन सा है? 10। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन रिसीव्ड कितना है साहब? कितना है? कितना कितना? 10 लाख मिला है सर। ठीक है। लेस एग्जाम्प्ट, उसमें से एग्जाम्प्ट माइनस कर देंगे तो हमारा टैक्सेबल निकल के आ जाएगा। एग्जाम्प्ट निकालने के लिए वर्किंग नोट डाल देते हैं। वर्किंग नोट, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जाम्प्ट। ठीक है। ठीक है सर। पहला है आपका अमाउंट रिसीव्ड, कितना मिला है सर? 10 लाख रुपए। अच्छा हाँ। फिर सर 5 लाख, 5 लाख जो होती है हमारी स्टेटरी लिमिट है, तो यहाँ पे स्टेटरी लिमिट ही लिख देते हैं। स्टेटरी लिमिट कितनी है? 5 लाख। फिर नेक्स्ट क्या है जी? सर नेक्स्ट है 15/26 इंटू एवरेज पे इंटू कंप्लीटेड ईयर और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। ठीक है। एवरेज पे का क्या मतलब है सर? 3 महीने का एवरेज करेंगे हम। 15/26 इंटू, तो यहाँ पे सैलरी में कोई चेंज है नहीं तो एवरेज करने की अपने को ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। इंटू क्या जो पार्ट ऑफ द ईयर है
वो 6 महीने ज़्यादा है? नहीं सर, 4 महीने ही काम किया है पार्ट ऑफ द ईयर में, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 30। सॉल्व कीजिए, कितना आता है? सर ये आता है हमारा 432,692। ठीक है, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग वुड बी एग्जाम। लिस्ट कौन सा सर? यही है लिस्ट। तो टैक्सेबल क्या हो जाएगा? 10 लाख में से माइनस कर दीजिए। 567,308। ठीक है, ये टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड नाम सुना है आपने? पीएफ शॉर्ट में बोलते हैं इसको। हाँ सर, सुना है सर। देखिए, प्रोविडेंट फंड क्या होता है सर? ये भी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है एम्प्लॉय को। इसमें एम्प्लॉयर के यहाँ पे एक फंड क्रिएट होता है जिसमें एम्प्लॉयर भी कुछ पोर्शन अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है अपनी सैलरी का। दोनों हर मंथ इकट्ठा हो के एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये पीएफ उसको मिलता है। ठीक है, तो जब मिलेगा उस टाइम पे हमें उसकी टैक्सेबिलिटी देखनी है। तो उसकी टैक्सेबिलिटी देखनी है, ये ड्यूरिंग द सर्विस नहीं मिलेगा, या तो आप जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो तब तक आपको पीएफ नहीं मिलेगा। जब ऑर्गेनाइजेशन से अलग होते हैं तभी मिलता है। ठीक है, ठीक है सर। तो क्या है प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट फंड scheme is a scheme intended to give substantial benefit to an employee at the time of his retirement. जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उस टाइम पे उसको इसका पैसा मिलता है। अंडर दिस स्कीम a specified sum is deducted from the salary of employee each month. एम्प्लॉय के सैलरी से कुछ पोर्शन डिडक्ट होता है और इस अमाउंट में, इस फंड में जाता है। प्लस एम्प्लॉयर भी कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करता है हर महीने इस फंड में। ठीक है, तो दोनों का ही, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ठीक है सर। टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड कितने टाइप के होते हैं? प्रोविडेंट फंड कितने टाइप के होते हैं सर? प्रोविडेंट फंड 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जिसमें से पहला है हमारा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है सर? प्रोविडेंट फंड जिसको रिकॉग्नाइज कर रखा है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने। ये सबसे ऊंची पोस्ट होती है चीफ कमिश्नर के बाद। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जिस फंड को अप्रूव कर दिया कि हाँ ये प्रोविडेंट फंड ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया किसने? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है सर? जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जैसे रेलवे हो गई, एजुकेशनल सेक्टर है वो हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, उनके ऊपर लगता है ये इसका एक्ट अलग है, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। तो इसमें जो जो कवर होते हैं उस पर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एक्ट लगता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड उसमें कंट्रीब्यूशन जाता है। उसके बाद लास्ट आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है? ये सबके लिए ओपन होता है, इसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर देता है। पहले 3 के लिए कहीं जॉब करना ज़रूरी है, कहीं जॉब करना ज़रूरी है, लेकिन चौथे के लिए आप जॉब करें ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो जॉब कर रहा है वो भी कर सकता है, जो जॉब नहीं कर रहा है वो भी कर सकता है। ठीक है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड सबके लिए ओपन होता है। इसमें एम्प्लॉयर नहीं होता है, सिर्फ एम्प्लॉई अपना ही कंट्रीब्यूशन करता है। एम्प्लॉई खुद का, इसमें एम्प्लॉयर का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, ये कोई भी ओपन कर सकता है, जो जॉब कर रहा है वो भी, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी ओपन कर सकता है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये 4 टाइप के हमारे प्रोविडेंट फंड होते हैं। अब इनकी टैक्सेबिलिटी देखते हैं। टैक्स ट्रीटमेंट, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, मान लीजिए फंड बनाया, ये फंड है हमारा, ठीक है।
इसमें एक तो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉई अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा, हाँ सर। एम्प्लॉयर करेगा कंट्रीब्यूट, हाँ सर। उसके बाद जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ सर, इंटरेस्ट मिलेगा। और जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया उसका इंटरेस्ट होगा, हाँ सर। तो ये चार चीज़ों की हमें टैक्सेबिलिटी देखनी है। जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इन चारों की टैक्सेबिलिटी अपने को देखनी है क्या होगी। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है फंड में, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 12% ऑफ सैलरी से ज़्यादा, 12% ऑफ सैलरी से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, तो जितना एक्सेस कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए 20% कर रहा है, 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसमें से आपका 18%, सॉरी 20% कर रहा है तो उसमें से आपका 12%, 12% लेस हो जाएगा, और जो 8% बचेगा, ये 8% ऑफ सैलरी ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड ये फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है, इसमें एम्प्लॉयर कितना भी कंट्रीब्यूट करे फुल्ली एग्जाम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सर इसमें तो एम्प्लॉयर होता ही नहीं है, एम्प्लॉय खुद का ही कंट्रीब्यूट करता है, या अगर कोई जॉब कर रहा है तो, अगर जॉब नहीं कर रहा है तो अपना ही कंट्रीब्यूशन करके चलता है, एम्प्लॉयर का इसमें कोई रोल नहीं होता है। फिर आता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वहाँ पे कोई टैक्सेबिलिटी की बात नहीं हो रही, करने दो, करने दो, कंट्रीब्यूट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये था एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की बात करी हमने। उसके बाद आता है एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन एक आगे जब हम डिडक्शन पढ़ रहे होंगे वहाँ पे एटीसी की डिडक्शन आती है, जो कि मिलती है ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर, ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर मिलेगी। तो अगर एम्प्लॉई ने ऑप्शनल टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया है डिफ़ॉल्ट को ना करके, तो उसमें एटीसी की डिडक्शन मिल जाती है इसकी, जितना उसने कंट्रीब्यूट किया अंडर पीएफ। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी मिल जाएगी, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में भी मिल जाएगी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी मिल जाएगी। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर लिया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है सर। फिर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसमें डिडक्शन नहीं मिलती, रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है तो डिडक्शन ही नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर बात करते हैं इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसका क्या होगा ट्रीटमेंट। अगर वो 9.5% पर एनम से ज़्यादा है, 9.5% पर एनम से ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए 12% रेट है पीएफ का, तो 9.5 माइनस हो जाएगा, बाकी जितना बचा आपका कितना आ गया सर, 2.5, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में फुल्ली एग्जाम्प्ट है, पीपीएफ में बात ही नहीं हो, एम्प्लॉयर का कहीं रोल ही नहीं है, ना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का बात है, ना इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात है। ठीक है, उसके बाद अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है इंटरेस्ट एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, ये बात थी, इंटरेस्ट एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन अगर करता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें क्या दिक्कत क्या हुआ है। अब बात कर रहे हैं हम इंटरेस्ट एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन में भी इसमें सेम है, 9.5 से ज़्यादा है अगर इंटरेस्ट रेट, तो जितना ज़्यादा है उस पर वो टैक्सेबल पोर्शन ऑफ सैलरी बन जाएगा। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट में भी एग्जाम्प्ट है, लेकिन कुछ कंडीशंस है वो अभी देखेंगे, सेम कंडीशन इसमें भी है, सेम कंडीशन इसमें भी है, वो अभी नीचे देख लेंगे हम। उसके बाद पीपीएफ में फुल्ली एग्जाम्प्ट है, और इसमें तो बात ही नहीं कर रहे, ड्यूरिंग द
सर्विस जो भी करो हमें मतलब ही नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई कुछ नहीं किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया। अब जब निकालेंगे पैसा इसमें से तब करेंगे। अब हम पैसा निकाल रहे हैं, यहाँ पे सब जमा होने वाली बातें थी, पैसा बढ़ रहा था हमारा यहाँ पे। अब पैसा निकाल रहे हैं फंड से, तो यहाँ पे पैसा जब निकालेंगे फुल्ली एग्जाम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बट कुछ कंडीशन है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से जब पैसा निकालेंगे हम लोग तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं, पहले कंडीशन देख लेते हैं। हाँ जी, तो पहली कंडीशन क्या है, सर एम्प्लॉय हैज़ रेंडर कंटिन्यूस सर्विस ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर। जो एम्प्लॉय है उसने 5 साल कंटिन्यूस सर्विस करी हो। अब जरूरी नहीं है कि एक ही एम्प्लॉयर के पास करी हो, अगर उसने एम्प्लॉयर स्विच किया है लेकिन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का पैसा उसने जो नए वाले एम्प्लॉयर के पास है वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा लिया है, तो भी उसको 5 ईयर कंटिन्यूस सर्विस मान के चलेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है सर। पहला तो ये है कि 5 ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस होनी चाहिए। दूसरी, अगर नहीं सर्विस कंटिन्यू कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं, सर्विसेज टर्मिनेट हुई है ड्यू टू इल हेल्थ, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिसकंटिन्यूस ऑफ एम्प्लॉयज बिजनेस, उसका बिजनेस कम हो गया या बंदी हो गया, और एनी अदर कॉज जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है, जो कि एम्प्लॉय के कंट्रोल में ही नहीं है, एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है, तो उस केस में टैक्सेबल नहीं होगा। थर्ड, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस टू अ न्यू एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज फंड इन केस ऑफ रेजिग्नेशन। अगर 5 साल से पहले एम्प्लॉय रिजाइन करके जाता है नए एम्प्लॉयर के पास, तो नए एम्प्लॉयर के पास वो अपना बैलेंस ट्रांसफ़र करवा सकता है रिकॉग्नाइज फंड में। अगर करवा लेता है तो भी वो टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। और फोर्थ, सारा का सारा पैसा एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम एआई है एक, सेक्शन 80 सीसीडी में, उसके अंदर डाल लेता है तो भी उसको एग्जाम मान लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, उसके बाद स्टेटरी प्रोविडेंट फंड में फुल्ली एग्जाम्प्ट है जितना भी मिले, पीपीएफ में भी फुल्ली एग्जाम्प्ट है। अब बात आती है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जब जब कंट्रीब्यूशन हो रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था, हमने कुछ नहीं बोला, हम मुंह बंद करके खड़े थे वहां पे, लेकिन जैसा ही पैसा निकाला उसको पकड़ लिया, इधर आओ तुम। अब इसमें 4 चीज़ें इंक्लूड है। पहला है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन। 4 चीज़ें इंक्लूड है क्या, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हाँ सर, इंटरेस्ट इसके ऊपर, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट, जो इस कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट है वो है ना, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट। 4 चीज़ें हैं, हाँ सर। तो देखिए ये दोनों तो आपकी सैलरी के अंदर टैक्सेबल हो जाएंगी जब ये विड्रॉ करेगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूट किया और उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट मिला, वो दोनों कहाँ पे टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन कि हमें डिडक्शन नहीं मिली थी एटीसी में, डिडक्शन नहीं मिली थी, तो ये टैक्सेबल भी नहीं होगा, इसका कुछ हमें करना नहीं है, नॉट टैक्सेबल, ये टैक्सेबल भी नहीं होगा हमारा। फिर आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन अ एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा अंडर आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं आपकी। ठीक है, ओके सर। चलिए, यहाँ पे सैलरी का क्या मतलब है सर, सैलरी का वही मतलब है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं हर जगह, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, अगर डीए के साथ कंडीशन लगी हुई है, जितने परसेंट के साथ कंडीशन लगी है उतने को लेंगे, अगर डीए के साथ कंडीशन नहीं लगी तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। प्लस कमीशन ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, कमीशन ऑन अ फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, अगर एब्सोल्यूट फॉर्म में दिया है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद एक नया चीज़ आया था इसमें,
उसमें बोला गया था कि जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, अगर वो साल भर में 2.5 लाख से ज़्यादा करता है, साल भर में 2.5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो 2.5 लाख से जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसके इंटरेस्ट के ऊपर, उस 2.5 लाख के ऊपर, 2.5 लाख तक ठीक है, 2.5 लाख से ऊपर जितना कंट्रीब्यूट करेगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट निकलेगा वो टैक्सेबल होगा। कहने का मतलब, मान लीजिए 3 लाख कंट्रीब्यूट किया किसी ने, 3 लाख कंट्रीब्यूट किया किसी एम्प्लॉय ने, एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर की बात नहीं कर रहे अभी, एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। 3 लाख कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, तो 2.5 लाख को छोड़ दीजिए आप, जो एक्सेस 50,000 किया है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो आपका टैक्सेबल होगा, वो आपका टैक्सेबल होगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं सर? कैलकुलेशन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स फार्मूला है और वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, तो उसको हमें समझने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर एग्ज़ाम में आया तो हमसे लिमिट पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि कितने से ऊपर आपका इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाता है इन केस ऑफ एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 2.5 लाख है। हाँ, अगर जहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, जहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे ये लिमिट बढ़ के 5 लाख हो जाती है। अगर एम्प्लॉयर भी कर रहा है, एम्प्लॉय भी कर रहा है, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख चेक करेंगे। जहाँ पे एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वहाँ पे 5 लाख पूरे साल का कैलकुलेट करके चलेंगे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 5 लाख से एक्सीड कर गया तो जितना एक्सीड कर जाएगा उतने के ऊपर इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए अब क्वेश्चन है सॉल्व करें। चलिए सर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 11, मिस्टर ए रिटायर्स फ्रॉम सर्विस ऑन दिसंबर 31 2023 आफ्टर 25 ईयर ऑफ सर्विस। 25 साल की सर्विस के बाद आखिरकार 31 दिसंबर 2023 को रिटायर हो गए। अच्छा, हाँ सर, तो ये कुछ पार्टिकुलर दिए गए हैं। बेसिक सैलरी 16,000 है पर मंथ फॉर 9 मंथ दे रखी है, 1,44,000। डीएनएस अलाउंस दे रखा है, लमसम पेमेंट रिसिप्ट फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड दे रखा है, डिपॉजिट इन अ पीपीएफ ये 40,000 दे रखा है। हमें निकालना क्या है? हमें टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अमाउंट निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। अब बोला है आउट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। हमें निकालना है टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जितना पैसा मिला है उसमें से कितना टैक्सेबल है वो निकालना है हमें। ठीक है, बाकी सब काम का नहीं है। अच्छा, बाकी सब काम को 6 लाख हमें मिला है। ठीक है, 6 लाख में से कितना टैक्सेबल है देखिए, और कुछ भी दे रखा हुआ इन्होंने। द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन वाज 2,20,000। ठीक है, इंटरेस्ट देयर ऑन, जिसके ऊपर इंटरेस्ट था 50,000, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन था 270 और उसके ऊपर 60,000 का इंटरेस्ट। ये था। चलिए पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था सर? 2,20,000। ठीक है, इंटरेस्ट इसके ऊपर कितना था? इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना था सर? 50,000। फिर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कितना है? सर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है 2,70,000। इंटरेस्ट कितना है एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन के ऊपर? सर 60,000। टोटल कीजिए, 6 लाख आ रहा है। ये हो गया 270। हाँ सर, 6 लाख हो रहा है सर। 6 लाख ही मिला है इसको। हाँ सर, 6 लाख ही मिला है। देखिए, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये चला जाएगा सैलरी के अंदर, टैक्सेबल हो जाएगा। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि पहले भी डिडक्शन नहीं मिली थी इसको एटीसी में, है ना, तो इस पर कोई वो नहीं है, इस पर कोई ये टैक्सेबल नहीं होगा आपका। फिर आया इंटरेस्ट, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। इनकम फ्रॉम, जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर
टैक्सेबल हो जाएगा। तो टोटल टैक्सेबल कितना हो गया, 2 20 50 और ये 60, कितना हो गया सर, 3,30,000। तो आंसर इज 3,03,000, 30,000। ठीक है। कौन कौन से हेड के अंदर, सैलरी के अंदर हो गया आपका 270 और 60,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहाँ चला गया, हाँ। एग्जाम्पल 12 बोलता है मिस्टर बी इज वर्किंग इन अ एक्स वाई जेड लिमिटेड एज गिवन द डिटेल ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 22 23। मिस्टर बी है एक्स वाई जेड लिमिटेड में काम करते हैं, उन्होंने अपने सैलरी के ये पार्टिकुलर दिए हैं, हमें क्या क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज ग्रोथ सैलरी, ग्रोथ सैलरी कैलकुलेट करनी है। बस सर अभी कर देते हैं सर। चलिए मेरे साथ सॉल्व कीजिए। ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट। इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो सबसे पहले आता है बेसिक सैलरी, 10,000 इंटू 12, कितना हो गया, 1,20,000। डी ए 8,000 इंटू 12, कितना हो गया, 8 इंटू 12 कितना हो गया, 96,000। उसके बाद आता है कमीशन, कितना हो गया, 0.1% इंटू टर्नओवर, कहाँ दे रखा है, ये रहा उसके नीचे ही दे रखा है, 50 लाख। निकालिए कितना आता है, 50 लाख ही है ना, हाँ सर, इंटू 0.1%, 5,000। फिर बोनस 40,000, ग्रेचुटी, अरे ग्रेचुटी मिल गई सर, क्या ये रिटायर हुआ है सर, नहीं रिटायर तो नहीं हुआ सर, ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है, हाँ सर, तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है इसीलिए फुल्ली टैक्सेबल है आपका। ग्रेचुटी सिर्फ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एग्जाम्प्ट होता है, हाँ सर। तो 25,000 टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कंट्रीब्यूट किया है उसने, सर 20% ऑफ हिज बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी है सर, 1,20,000, 1,20,000 का 20% निकालिए सर, 24,000। इतना कंट्रीब्यूट किया है, उसमें से माइनस कर देंगे हम 12% ऑफ 12% ऑफ सैलरी, सैलरी का क्या मतलब है सर, बेसिक सैलरी डी ए 50% है यहाँ पे, सैलरी अलग से ही कैलकुलेट कर लेते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। इधर कैलकुलेट कर ले, हाँ सर इधर कर लेते हैं। 1,20,000 हो गई, 96 का 50% कर दीजिए, डी ए का 50% कर दीजिए, 48,000 हो गया, और कमीशन कितना है 5,000, कितना हो गया सर, 173।
ठीक है, 173 का 12% निकालिए, कितना होता है? 1,73,000 का 12%, सर 20,760 रुपये। तो उसने 24,000 टोटल कंट्रीब्यूट किया और एज पर इनकम टैक्स इतना करना चाहिए था। उससे एक्सेस कितना किया है उसने? सर 3,240 रुपये। फिर आता है एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉय का हमें देखना ही नहीं है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 13% से मिल रहा है। 13,000 इंटरेस्ट मिला 13% के हिसाब से। तेरह परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट मिला, जबकि मिलना कितना चाहिए था सर? कितना? 9.5 तक अलावा है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो 13,000 मिल रहा है। ठीक है, ठीक है सर। तो इंटरेस्ट ऑन RPF 13% के हिसाब से 13,000 मिला। अलाउेबल कितना है सर? 9.5। 9.5। तो पहले हमें बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 13% डिवाइड कर दीजिए और 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नौ हजार पाँच सौ कितना आ गया यहाँ पे? 13,000 में से 9,500 गया सर, 3,500। टोटल कर दीजिए कितना आ रहा है? 1,20,000, 96, 5,000, 40,000, 25,000, 3,240 और 3,500। 292,740। तो ये हमारी निकल के आएगी ग्रोथ सैलरी। ये इंटरेस्ट कैसे निकाला समझ में आया? 13% मिल रहा था, ठीक है, तो हमें 9.5 निकालना है। यहाँ तक अलाउ कर रखा है इनकम टैक्स ने, तो 13 से डिवाइड कर दिया 13,000 को और फिर 9.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9.5 के हिसाब से निकल के आ गया, इतना बनना चाहिए था। जो डिफरेंस आया वो टैक्सेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। सर नंबर, आपका नंबर चाहिए? जी सर, नंबर दे दो सर। ये मेरा नंबर है 7631399189। ठीक है, कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके टेक